नमस्ते, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के बारे में। कैसे हम सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं, क्या होता है एक सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस और किन किन गलतियों का हमें ध्यान रखना है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस ड्रॉ करते वक्त। तो सबसे पहले समझते हैं सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस होता क्या है। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है सपोर्ट। सपोर्ट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को गिरने से रोकना। कोई भी चीज़ अगर नीचे गिर रहा है तो इसे गिरने से जब इसे रोका जाए तो वो उसके लिए एक सपोर्ट हो जाता है। रेसिस्टेंस का मतलब होता है कि अगर कोई चीज़ ऊपर जा रहा है या अगर वो उस डायरेक्शन में बढ़ रहा है और उसे वो रेसिस्ट किया जाए, रोका जाए, ठीक है? तो वो बन जाता है उसके लिए एक रेसिस्टेंस। ओके, तो ये हो गया सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस होता क्या है। आइए इसे हम कुछ एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, फिर हम देखेंगे कि ट्रेडिंग में सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का कैसे यूज़ किया जाता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को अच्छे से समझने के लिए कि हम कहाँ पे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को ड्रॉ कर सकते हैं। सपोर्ट रेसिस्टेंस क्या होता है वो तो समझ गए, बट इसे हम कहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं वो समझते हैं। सपोज़ एक बॉल है और ये बॉल को किसी ने उछाला और ये बॉल यहाँ तक जाने के बाद ये वापस गिर गया। जब ये वापस गिरा तो हमें यहाँ पे क्या पता चलेगा, ये यहीं से क्यों गिरा? यहाँ पे कुछ ना कुछ इसका रेसिस्टेंस होगा। हो सकता है कोई एक रूम के अंदर इस बॉल को फेंक रहा हो और छत से बॉल टकरा करके नीचे गिर गया। तो ऐसे में जहाँ से वो गिरा है वो उसके लिए रेसिस्टेंस है। और अगर बॉल ऊपर से नीचे आ रहा है और नीचे आने के बाद वो बाउंस बैक किया है या फिर वहाँ से वो रुक गया, जहाँ गिर रहा था वहाँ पे रुक गया, तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि वो उसके लिए सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, जो उसे गिरने से रोक रहा है। और यहाँ पे जहाँ ऊपर जाने से रोका था वो उसके लिए रेसिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है? अब देखते हैं, जब हमें पता चल गया कि यहाँ से ऊपर जब जा रहा था तो इस जगह से ये नीचे गिरा है, यानी यहाँ पे कुछ इसके लिए रेसिस्टेंस है जो इसे रोक रहा है ऊपर जाने से। तो जब भी ये बॉल वापस ऊपर जाएगा तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि इसी जगह से ये फिर से नीचे गिरेगा। ठीक है? और अगर बॉल ऊपर से नीचे आ रहा है तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि इस जगह से ये बॉल वापस ऊपर जा सकता है। तो ऐसे हम सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को ड्रॉ कर सकते हैं या प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कहाँ पे नेक्स्ट सपोर्ट और रेसिस्टेंस हो सकता है। बट याद रखिएगा, ज़रूरी नहीं है कि ये हर बार अच्छे से वर्क करे। ठीक है? अब देखते हैं सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस जब ब्रेक होता है तब क्या होता है या कैसे ब्रेक होता है। वही सेम एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है या फिर एक बहुत पतला चीज़ कोई रखा हुआ है और उस पे कोई बॉल फेंक करके मार रहा है, ठीक है? तो ये बॉल एक ही जगह पे बार-बार अगर इसे मार रहा है, हिट कर रहा है, ठीक है? इसे यहाँ पे बार-बार हिट किया जा रहा है, तो ये कहीं न कहीं थोड़ा-थोड़ा वीक हो जाएगा। और जहाँ पे ये वीक हो जाएगा, वहाँ से इ फिर अगर ये बॉल को फेंका जाए, तो इसे ब्रेक करके ये ऊपर निकल जाएगा। और जब ये ऊपर निकल गया यहाँ से ब्रेक करके, तो हो सकता है उसके बाद उस वहाँ पे वो जब ऊपर चला गया, तो अब जब वो नीचे गिरेगा, तो इस जगह से वो सपोर्ट ले सकता है, जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ था, वहाँ पे वो फिर से सपोर्ट लेकर के एक बाउंस बैक कर सकता है। तो जो उसके लिए पहले रेसिस्टेंस की तरह वर्क कर रहा था, अब यहाँ पे वो उसके लिए एज़ अ सपोर्ट वर्क करेगा। ठीक है? तो ऐसे जब किसी भी रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है, तो वो उसके लिए सपोर्ट बन जाता है और यहाँ से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वो वापस ऊपर जा सकता है। ऐसे ही सेम कंडीशन में जब नीचे आता है सपोर्ट, ये कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और बार-बार बॉल को या फिर कोई चीज़ को नीचे हिट किया जा रहा है, वो सपोर्ट ले रहा है, फिर उसे हिट किया जा रहा है, तो वो कहीं न कहीं वीक पड़ जाता है और जहाँ भी वो वीक पड़ेगा वहाँ से ब्रेक करके नीचे आ जाएगा। तो जब ये रोक रहा था इसे नीचे आने से, तब इसके लिए ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा था। और जब ये नीचे आ चुका है उसे तोड़ करके,
और फिर ये ऊपर जाने का कोशिश करेगा, तो अब ये इसके लिए रेसिस्टेंस की तरह वर्क करेगा और वहाँ से ये वापस नीचे आ सकता है। ठीक है, तो ऐसे सपोर्ट और रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है और ऐसे इस तरीके से हम इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो अगला मूव कैसा हो सकता है। ऐसे ही कुछ इसी तरीके से स्टॉक मार्केट में भी होता है, जो प्राइस का मोमेंटम होता है जिसे हम प्राइस एक्शन कहते हैं, उसे भी हम कुछ इसी तरीके से समझ सकते हैं। अब चलिए हम ट्रेडिंग के नज़रिए से समझते हैं, स्टॉक मार्केट के नज़रिए से समझते हैं कि क्या होता है प्राइस एक्शन के टाइम पे और कोई स्टॉक का मोमेंटम है वो किस तरीके से होता है। ठीक है, सपोज़ कोई स्टॉक का प्राइस इस जगह से यहाँ पे सपोज़ वो 50 रुपये पे है और यहाँ से ऊपर बढ़ना चालू हुआ। ठीक है, किसी स्टॉक का प्राइस इन्वेस्टर को अच्छा लग रहा होगा, ट्रेडर को अच्छा लग रहा होगा, तो उन्होंने यहाँ से बाई करना स्टार्ट किया। बाई करते करते वो लेकर के गए एक पॉइंट तक, एक प्राइस तक, वो कोई भी प्राइस हो सकता है, 80 90 कुछ भी हो सकता है, जहाँ तक वो लेकर के गए। अब समझिए कि उनका अब इसमें बाइंग का इंटरेस्ट उतना नहीं रहा, या फिर वो अपना प्रॉफिट बुक करना चाह रहे हैं, या फिर वहाँ पे कुछ सेलर्स आ रहे हैं, तो वहाँ से प्राइस क्या होगा, नीचे डाउन आएगा। ठीक है, सपोज़ यहाँ से नीचे डाउन आया, तो जब भी यहाँ कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट से या फिर पर्टिकुलर एक जगह से कोई प्राइस से वो नीचे आ रहा है, तो हमें क्या लगेगा कि यहाँ पे कुछ सेलर्स पहले से बैठे हुए थे, या फिर इस पॉइंट पे बायर्स का इंटरेस्ट उतना नहीं है ऊपर ले जाने का। तो ये इसके लिए कैसा वर्क कर रहा है, एज अ रेसिस्टेंस वर्क कर रहा है, क्योंकि ये इस यहाँ से इसे ऊपर जाने नहीं दे रहा है, तो वो बेसिकली उसके लिए रेसिस्टेंस हो गया। वो जो भी प्राइस जोन है वहाँ पे वो रेसिस्ट हो रहा है। अब सपोज़ ये वापस नीचे आ रहा था, बायर का यहाँ पे फिर से इंटरेस्ट आया, सपोज़ यहाँ पे 60 रुपये चल रहा था प्राइस, यहाँ पे फिर से इंटरेस्ट आया बायर का और यहाँ पे उन्होंने फिर से खरीद करके इसे ऊपर लेके गए। अब यहाँ पे हमें पता चल जा रहा है कि ये जो प्राइस है 60 रुपीज़ का, यहाँ पे बायर्स का इंटरेस्ट है। अब यहाँ जो 80 और 60 रुपीज़ है, यहाँ पे 80 रुपीज़ पे रेसिस्टेंस एक बार आ चुका है, तो हम इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जब भी प्राइस वापस 80 रुपीज़ पे जाए या इसके आसपास जाए, तो यहाँ से फिर से सेलर एक्टिव हो सकते हैं और प्राइस को नीचे ला सकते हैं। और जब यहाँ से प्राइस नीचे आएगा, तो ये जो 60 रुपीज़ का पॉइंट है, यहाँ पे अब सपोर्ट की तरह वर्क करेगा और ये वापस ऊपर जा सकता है। तो ऐसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि नेक्स्ट सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस कहाँ हो सकता है। अब ये हो सकता है इसे ब्रेक करके ऊपर चला जाए, सपोज़ यहाँ से ये 80 रुपीज़ को ब्रेक करके ऊपर चला गया, थोड़ा सस्टेन किया। अब यहाँ पे हम कैसा इसको देखेंगे कि यहाँ पे जो भी सेलर्स थे ना, इस जगह पे जो सेलर्स थे 80 रुपीज़ पे बैठे हुए, उन सेलर्स का अब इंटरेस्ट वहाँ से हट चुका है, या फिर वो सेलर वहाँ से हट चुके हैं, तभी वो इनको यहाँ से नीचे नहीं लेके आ पाए। सेलर्स या तो वीक हो चुके हैं या तो उस जगह से वो हट चुके हैं, तो वहाँ पे अब सेलर्स नहीं हैं। तो जब भी अगर प्राइस यहाँ से वापस नीचे आएगा, तो यहाँ पे हम समझेंगे कि वापस बायर्स आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सेलर्स बैठे हुए थे वो हट चुके हैं और बायर्स का इंटरेस्ट इसमें काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ से ये वापस सपोर्ट लेकर के ऊपर बाउंस बैक हो सकता है। तो ऐसे ही सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस ब्रेक करने पे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, या फिर जो भी पहले से रेसिस्टेंस है या सपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं बिगिनर्स में क्या गलती होता है। सबसे ज़्यादा जो मोस्ट ऑफ द बिगिनर्स में ये देखा जाता है जो गलती, वो ये होता है, जैसे अभी मैंने आपको बताया 60 रुपीज़ पे वो रेसिस्ट हो रहा था और 80 रुपीज़ सॉरी 60 रुपीज़ पे वो सपोर्ट ले रहा था नीचे गिरने से, और 80 रुपीज़ पे वो रेसिस्ट हो रहा था ऊपर जाने से। ओके, अब बिगिनर्स में क्या गलती होता है ना कि वो एक ही प्राइस को मार्क कर लेते हैं। जैसे कि अगर 80 रुपीज़ से एक बार प्राइस नीचे आया है, सपोज़ यहाँ से नीचे आया है 80 रुपीज़ से, तो उन्हें क्या लगता है ना कि ये जो 80 रुपीज़ है ना, वही एक सिर्फ़ ऐसा प्राइस पॉइंट है जहाँ से रिजेक्शन हो रहा है। तो वो एकदम इसी प्राइस को वो आइडेंटिफ़ाई कर लेते हैं कि यहीं से ये रेसिस्ट होगा या यहीं से ये सपोर्ट लेगा।
बट ऐसा स्टॉक मार्केट में नहीं होता है, क्योंकि जो बड़े-बड़े इन्वेस्टर हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो कभी भी सिर्फ़ एक पर्टिकुलर एक प्राइस पे वो कभी भी बाय या सेल नहीं करते हैं। उनके पास बहुत ज़्यादा हेवी अमाउंट होता है, बहुत बड़े-बड़े कैपिटल्स होते हैं, तो वो कभी भी बाय करेंगे या सेल करेंगे। सपोज़ अगर उनको बाय करना है तो ₹50 अगर प्राइस किसी का चल रहा है, किसी स्टॉक का प्राइस चल रहा है, तो वो सारा का सारा पैसा ₹50 पे नहीं लगाएँगे। वो हो सकता है 50 पे लगाएँ कुछ पैसा 51 पे, 52 पे, 53 पे, ऐसे-ऐसे करके वो अपने पैसे को तोड़-तोड़ करके टुकड़ों में लगाते हैं। कभी भी सारा का सारा कैपिटल एक ही प्राइस पे नहीं लगाते हैं, ठीक है? तो जब भी हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं ना, तो हमें एक पूरा ज़ोन मार्क करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे ये जो ज़ोन बन रहा है, ₹50 से लेकर के ₹53 तक का एक ज़ोन बना है बायर्स का, यानी कि यहाँ से ये सपोर्ट हो सकता है। ये सिर्फ़ एक ₹50 का लाइन नहीं होगा, बल्कि एक पूरा का पूरा ज़ोन होगा, जहाँ पे पूरे के पूरे बायर्स बैठे हुए हैं। यहाँ पे ये पूरा इतना 50 से 53 तक वहाँ पे पूरे बायर्स बैठे हुए हैं। तो ये एक पूरा ज़ोन बन जाता है, सिर्फ़ ये एक लाइन नहीं होता है। और यही हमें सबसे ज़्यादा अ, इस चीज़ को ध्यान रखना पड़ता है कि हम सिर्फ़ एक लाइन ड्रॉ ना करके एक पूरा ज़ोन ड्रॉ करेंगे, और ये आइडेंटिफ़ाई करने के लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा। मैं अभी चार्ट पे भी आपको दिखाऊँगा कि कैसे हम एक ज़ोन ड्रॉ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ अ लाइन, ठीक है? लाइन उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होता है। हाँ, कभी-कभी वो वर्क करेगा, बट मोस्ट ऑफ द केसेज़ में एक जो लाइन होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, वो फ़ेल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे एक पर्टिकुलर पूरा ज़ोन बना हुआ होता है, जिस ज़ोन को आइडेंटिफ़ाई करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अभी हम चार्ट पे जाकर के देखेंगे कि कैसे हम एक ज़ोन ड्रॉ कर सकते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। ओके। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है और कैसे उसको हम ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम चार्ट पे देखते हैं और समझते हैं कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग में हम कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का यूज़ कर सकते हैं और कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है? तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले समझने का कोशिश कीजिए यहाँ पे क्या हो रहा है। मैं मार्क करके दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ से मार्केट जब नीचे आ रहा था, तो इस जगह से मार्केट बाउंस बैक किया है। दिख रहा होगा आप लोग को। यहाँ से मार्केट बाउंस बैक किया, ओके। उसके बाद हम जैसे ही यहाँ से बाउंस बैक किया, हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं, एक अच्छा यहाँ पे बाउंस आया है। तो यहाँ से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो प्राइस है, यहाँ पे ये सपोर्ट की तरह वर्क कर रहा है। बट जैसा कि मैंने आपको बोला था कि वो एक कोई पर्टिकुलर प्राइस नहीं होता है, बल्कि एक रेंज होता है। तो हम यहाँ पे ये एक पूरा रेंज जो है ना, वो बायर्स के कंट्रोल में था, तो यहाँ पे हम पूरा ऐसे रेंज ड्रॉ करेंगे, ठीक है? जब यहाँ पे सेकंड टाइम आया, देखिए यहाँ पे ये जो अगर हम ये प्राइस मार्क करके रखते इस प्राइस पे, तो यहाँ पे ये टच नहीं हुआ। जब ये सेकंड टाइम यहाँ पे नीचे आ रहा था, तो यहाँ पे ये टच नहीं किया, ये ऊपर से ही चला गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बायर्स इधर भी बैठे हुए थे। अगर हम इस प्राइस का वेट करते रहते, तो यहाँ पे मार्केट आया ही नहीं, और उसके पहले ही बाउंस बैक कर गया है। यानी कि बायर्स उसके ऊपर भी थे, है ना? तो यहाँ पे हम ज़ोन अगर ड्रॉ करते, तो ये कुछ इस तरीके से ज़ोन ऐसे ड्रॉ होता, ओके। और यहाँ से ये फिर बाउंस बैक करता। अब देखिए यहाँ पे ये फिर से नीचे आने का कोशिश कर रहा था। यहाँ पे ये जब नीचे आ रहा था, तो फिर से जब हम यहाँ पे ये ऊपर गया, जब नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे हम कैसे सपोर्ट को ड्रॉ कर सकते थे। यहाँ इसका भी यूज़ करेंगे और इसका भी यूज़ करेंगे। इन दोनों को मिला करके यहाँ पे हम ऐसे ज़ोन ड्रॉ करेंगे, ठीक है? यहाँ पे इस ग्रीन लाइन को भी, ग्रीन कैंडल को भी लेके इस तरीके से यहाँ पे एक ज़ोन ड्रॉ होगा, और फिर यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल जैसे ही बनेगा, यहाँ पे हम बाय इनिशिएट कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे ब्रेकआउट कैसे होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। यहाँ पे हम ऊपर की साइड देख सकते हैं, यहाँ पे रिजेक्शन आया, यहाँ पे रिजेक्शन आया। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। और जैसा कि मैंने कहा कि हम एक लाइन ड्रॉ ना करके एक पूरा का पूरा ज़ोन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे ये एक ज़ोन बन रहा है, जिसे हम एक्सटेंड करेंगे तो ये कुछ इस तरीके का ज़ोन बनेगा। अब आगे देखते हैं यहाँ पे कैसा रिएक्शन आया है। देखिए, ये जब हम ज़ोन ड्रॉ करेंगे ना, जैसा कि मैंने आपको समझाया था कि
यहाँ पे सपोज जो इसके लिए पहले रेसिस्टेंस था, है ना, जो इसके लिए पहले रेसिस्टेंस की तरह वर्क कर रहा था, ये अब आगे चल के जब यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हो गया है तो ये अब कैसा वर्क करेगा, जो रेसिस्टेंस की तरह वर्क कर रहा था वो अब एज अ सपोर्ट वर्क करेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से जब मार्केट नीचे आ रहा था तो यहाँ पे सपोर्ट लिया और एक ग्रीन कैंडल बनाया, और हम इस जगह पे यहाँ पे बाय इनिशिएट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको समझाया था। जो पहले से रेसिस्टेंस की तरह वर्क करता है, अगर उसका ब्रेकआउट हो जाता है तो वो अब सपोर्ट की तरह वर्क कर सकता है, और यहाँ पे एग्जैक्टली वैसे ही हो रहा है। अब यहाँ पे आगे देखिएगा अगर, तो यही सपोर्ट जोन से मार्केट बाउंस बैक हुआ है, और यहाँ से देख सकते हैं कितना अच्छा ये बाउंस बैक किया है। ओके, देखिए अब यहाँ पे अगर हम एक और चीज़ मैं समझाता हूँ, मैं जोन क्यों ड्रॉ करने के लिए कहता हूँ। देखिए अगर यहाँ पे रेसिस्टेंस हम सिर्फ एक लाइन को ऐसे ड्रॉ करते, जो बिगिनर्स में खास करके गलती होता है, यहाँ पे हम ऐसे अगर इसे रेसिस्टेंस लाइन ड्रॉ करते और यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, तो अब हमें क्या लगेगा कि यहाँ से आएगा मार्केट और यहाँ से बाउंस बैक कर जाएगा। बट ऐसा हुआ क्या? नहीं, ये नीचे आया और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस चला जाता, और यही ये स्टॉप लॉस हंटिंग होता है, क्योंकि बिगिनर्स को पता नहीं होता है कि कहाँ तक मार्केट नीचे आ सकता है। यहाँ पे नीचे क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे हम जोन ड्रॉ करेंगे, सिर्फ ये एक लाइन नहीं है। यहाँ से रिजेक्शन आया है और जो उसके बाद रिजेक्शन है वो यहाँ से भी आया है, तो हम जब यहाँ पे जोन ड्रॉ करेंगे रेसिस्टेंस का या सपोर्ट का, तो इसको भी नज़र में रखेंगे और जोन कुछ इस तरीके का ड्रॉ होगा। अब देखिए ये यहाँ से बाउंस बैक किया, इसी जोन से वो बाउंस बैक किया है, और इसके नीचे वो नहीं आया, ठीक है, क्योंकि ये एक पूरा जोन था जहाँ पे बायर्स बैठे हुए थे, जो बायर्स के कंट्रोल में था यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद। ओके, तो कुछ इस तरीके से यहाँ हम ड्रॉ कर सकते हैं सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का। और देखिए ये हर बार काम आएगा, ऐसा नहीं कि एक ही जगह पे। यहाँ से ये एक पूरा जोन बना था, जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट किया और यहीं से बाउंस बैक। यहाँ पे भी देख सकते हैं ये एक जोन बना, इसका ब्रेकआउट, रीटेस्ट एंड बाउंस बैक। ओके, तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, और ट्रेड इनिशिएट करने से पहले आप लोग खुद भी इससे अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना इस पे, तभी ट्रेड एग्जीक्यूट करना। अब यहाँ पे मैं ऐसे फर्दर बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या हो सकता है। देखिए यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट आया है, ओएनजीसी पे आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पे नेक्स्ट अच्छा मूव आ सकता है, क्योंकि ये एक रेसिस्टेंस जोन था जहाँ से मार्केट रिजेक्ट हो रहा था बार बार। अब क्या हुआ है, यहाँ पे ब्रेकआउट मिला है, एक रीटेस्ट भी हो चुका है, और यहाँ पे अब एक अच्छा बाइंग आ सकता है ओएनजीसी पे। ये एक अच्छा चांस है यहाँ से ऊपर जाने का। अगर इस लेवल को ब्रेकआउट देता है ना, ये जो ग्रीन कैंडल है, यहाँ से अगर ऊपर जाता है तो ये एक अच्छा अपसाइड मूव दे सकता है आने वाले दिनों पे। तो आई होप समझ में आया होगा सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस किस तरीके से वर्क करता है, कैसे हम इसमें ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। और मैं एक छोटा सा एग्जांपल बता देता हूँ, हमें स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना होता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने अभी एक अच्छा एग्जांपल दिया था इस वाले जोन पे, कि जब हम अच्छे से जोन ड्रॉ कर लेंगे ना तो हमारा स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है, स्टॉप लॉस जाने का चांसेस बहुत कम हो जाता है। जब हम इस वाले जोन को भी मार्क कर लेंगे तब हमारा स्टॉप लॉस बच जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप एंट्री यहाँ ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे भी एंट्री ऐसे लोगे और स्टॉप लॉस रहेगा इस जोन के जस्ट नीचे, अगर आप स्टॉप लॉस लगा दोगे तो वो आपका काफ़ी सेफ हो जाता है। और टारगेट के लिए आप 1:2, 1:3, 1:4 ट्रेंड के हिसाब से जा सकते हो। जहाँ पे भी वीक लगेगा वहाँ से एग्जिट कर सकते हो, या फिर अगर आपको स्ट्रिक्ट रखना है टारगेट तो 1:1 से तो ऊपर ही लेना, 1:2, 1:3 ऐसा आप टारगेट ले सकते हो। ओके, तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।